नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक मध्य प्रदेश में 46 लाख लोग कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए ड्यू होंगे। अगर उन्हें निश्चित समय सीमा में दूसरा डोज भी नहीं लगवाते हैं तो वो पहला डोज भी प्रभावी नहीं होगा जो पहले लगवाया। मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को कोरोना टीकाकरण महाअभियान 2 चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से वर्चुअली संवाद किया और टीकाकरण महाअभियान की जानकारी दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सबके सहयोग से महाअभियान का दूसरा फेज एक बार फिर सफलता का नया रिकॉर्ड बनाएगा। जन भागीदारी का मध्य प्रदेश मॉडल पूरे देश में टीकाकरण को लेकर एक बार फिर उदाहरण पेश करेगा। अभी पहला डोज जो लगा है वो लगभग 61 पूरा हो गया, 62 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, 62% लोगों को। और दूसरा डोज तो 12 को लगा है, 12%। अभी 38% लोगों ने पहला डोज ही नहीं लगवाया। 40 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्यू हो गए सेकंड डोज के लिए। फर्स्ट और सेकंड कल भी लगेगा, परसों केवल सेकंड डोज लगेगा। राजधानी भोपाल को जनता से जुड़ी 2 बड़ी सौगातें मिली हैं, जिसमें भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की 50 नई मिनी बसों के साथ में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत होशंगाबाद रोड की 8 लाख आबादी को घर घर नर्मदा पेयजल की सौगात शामिल है। होशंगाबाद रोड और अंदरूनी क्षेत्रों की कॉलोनियों में पेयजल की भारी किल्लत थी और इसे लेकर निगम ने अहमदपुर में फिल्टर प्लांट और पंप हाउस बनाया। आज से 3 लाख घरों में नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत पानी सप्लाई शुरू की जाएगी। वहीं शहर के 18 नए रूट्स के ऊपर 50 नई मिनी बसें सौगात के तौर के ऊपर आज यहां मिली हैं। लोकार्पण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली संबोधित किया। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत राजधानी भोपाल को 50 नई बसों की सौगात यहां पर मिली है और इसके अलावा गोविंदपुरा क्षेत्र में जल संकट की एक बड़ी समस्या जो है आज हल यहां पर हो गई। इस पूरे मामले पर हमारे साथ नगरीय विकास आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यहां पर साथ में। सर, आज नई सौगात यहाँ देखिए, भोपाल को एक साथ 2 सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। एक गोविंदपुरा क्षेत्र में जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिससे लगभग 3 लाख आबादी को तत्कालिक रूप से शुद्ध पेयजल नर्मदा जी का मिलेगा। और इसके साथ साथ भोपाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 300 बसें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से आज 50 बसों का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया है। अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भोपाल का हो, जनता को सुविधा हो और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब भोपाल में 25 किलोमीटर तक दूरी पर बसें चलेंगी, जिससे जो ग्रामीण आसपास के क्षेत्र हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही भविष्य है। अगर हमें पॉल्यूशन से बचना है, दुर्घटनाओं से बचना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसका रास्ता है। सर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर की भी बात यहाँ पर सीएम ने कही कि वहाँ पर भी ऐसी सौगात दी जाएंगी। उसे लेकर कुल मिला के 1200 बसें स्वीकृत की हैं। 1200 में से 300 भोपाल को हैं, बाकी इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर इन जगह पे। सर, आरक्षण को लेकर एक बात यहाँ पर आ रही है। कल एक मुलाकात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर की, दिल्ली में मुलाकातें यहाँ पर की हैं और कहा जा रहा है कि अब पक्ष मजबूती से। देखिए, आरक्षण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में न्यायालय में हमारे एडवोकेट जनरल ने पूरी ताकत के साथ अपना सरकार का पक्ष रखा। तो यहाँ साफ तौर पर ये बताया यहाँ पर जा रहा है कि अब जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण का जो 27% का मामला है वो अब अंतिम कगार पर यहाँ पर है। सरकार ने साफ तौर पर ये स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि 27% आरक्षण को लेकर न्यायालय में अब मजबूती से पक्ष यहाँ पर रखा जाएगा। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिर व्यवहार, IBC 24 भोपाल। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई के मामले को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस पहले आमने सामने थे, लेकिन अब इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। ओवैसी ने ट्वीट कर चूड़ी वाले को पीटने को गोडसे की हिंदुवादी सोच का नतीजा बताया। इसे लेकर बीजेपी ओवैसी को जमकर घेर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी को इस मामले में दखल न देने की नसीहत दी, तो मंत्री सारंग ने ओवैसी को छोटा और तुच्छ नेता बताया।
ये रविवार के इंदौर के बाणगंगा की तस्वीरें हैं, जहां कुछ युवकों ने चूड़ी बेचने वाले एक युवक की जमकर पिटाई की। मारने वाले युवक का आरोप है कि चूड़ी बेचने वाला युवक नाम बदल कर रह रहा था। उसका असली नाम तस्लीम था, लेकिन ये सभी को अपना नाम गोलू बताता था। पूछताछ में इसके पास से 2 आईडी कार्ड भी मिले हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उनके ट्वीट ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर कर ली है। तस्लीम का जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक ट्वीट के जरिए ओवैसी की सियासी एंट्री के बाद बीजेपी की पूरी टीम उन्हें जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जो अनर्गल बातें करता हो, जो संविधान की भावनाओं के खिलाफ राजनीति करता हो, उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। समाज के अंदर ऐसे लोग ये आतंकवाद से कम नहीं है। ये सॉफ्ट आतंकवाद है कि इस प्रकार से प्रयास करके लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने पास दोस्ती करना, उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक कर देना चाहिए। इनको ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कानून का राज है। मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ये प्रथम कर्तव्य माना गया है। बेटी की छेड़खानी जो भी करेगा, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान, उसकी पिटाई होगी। पुलिस ने अभी तक इस मामले में पिटाई करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्लीम पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वीडियो वायरल होने के बाद उसी दिन शाम को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों ने थाने का घेराव किया और नारेबाजी की। इस मामले में भी पुलिस ने 25 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब हिंदू संगठन भी कूद गए हैं। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ बीजेपी के हमलों का अब कांग्रेस की तरफ से भी जोरदार तरीके से जवाब दिया गया। गलती थी तो उसको थाने में प्रस्तुत करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से किसी लड़के को, युवा को मारना, मैं समझता हूँ ये सब संविधान के और कानून के खिलाफ है। जहाँ जहाँ भाजपा को लगता है कि चुनाव हार रहे हैं, नुकसान हो सकता है, वो ओबीसी की एंट्री करा देती है ताकि मुद्दे को हवा दी जा सके। दोनों जानबूझकर एक झूठे मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ये भाजपा के किए करे काम है, जनता समझ रही है। असदुद्दीन ओवैसी कौन है? उन्हीं की बी टीम कहलाते हैं। जहां वो कूद रहे हैं, मतलब साफ हो गया और प्रमाणित हो गया कि वो न्याय की मांग की है। कांग्रेस पार्टी न्याय चाहती है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। पहले उज्जैन, फिर इंदौर, लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनसे आशंका जताई जाने लगी है कि क्या ये प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश है। जाहिर तौर पर इस वक्त जरूरत अतिरिक्त सावधानी बरतने की है ताकि प्रदेश को किसी की नजर ना लगे। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह मुरैना के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पटवारी संघ की हड़ताल में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मीटिंग कराने और कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी सभी मांगे माने जाने का भरोसा भी दिलाया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार से कर्मचारी वर्ग पूरी तरह खफा है। इस दौरान जयवर्धन ने सिंधिया पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सिंधिया सड़कों पर उतरने की बात करते थे, पर उन्हें बीजेपी ने हवाई जहाज में बिठा दिया है। बहुत समय से पूरे प्रदेश भर में देखिए, सिंधिया जी तो अब विषय कांग्रेस के हैं नहीं। उनके बारे में तो आप बात कीजिए नरेंद्र सिंह तोमर जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से, शिवराज सिंह चौहान जी से। और जैसा आपने कहा कि सिंधिया जी ने कहा था कि वो सड़क पर उतरेंगे, लेकिन उनको तो भाजपाइयों ने हवाई जहाज पर डाल दिया। भोपाल में कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चूल्हा जलाकर वहीं रोटियां सेंकी और रसोई गैस के सिलेंडर को श्रद्धांजलि देकर माला पहनाई। महिला कांग्रेस का आरोप है कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के अलावा दाल, आटा सभी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार मौन है। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की नेताओं ने मिंटो हॉल में भी चूल्हा जलाया।
इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते महंगाई कम करने की दिशा में काम न किया गया तो महिला कांग्रेस बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस बुधवार को इंदौर में बड़ी रैली करने जा रही है। ये मौन रैली राजबाड़ा से शुरू होगी और कलेक्ट्रेट पर खत्म होगी। रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेसियों को शामिल करने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। विधानसभावार सभी कांग्रेस पदाधिकारी और विधायकों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने की टारगेट दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। वहीं अधिकारी भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। जब भाजपा यात्रा निकाल सकती है तो दूसरे आयोजन भी किए जा सकते हैं। लिहाजा कांग्रेसी जन काले कपड़े पहनकर रैली निकालेंगे और अधिकारियों को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। रैली निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है तो कांग्रेस अपना विरोध जताएगी। बड़े नेता की आने की संभावना है। हमारे जो प्रभारी हैं विजय लक्ष्मी साधु जी वो आ रही हैं, रवि जोशी जी आ रहे हैं, बाला बच्चन जी आ रहे हैं, हमारे नेता सज्जन सिंह वर्मा जी आ रहे हैं और अन्य वरिष्ठ नेताओं से बात चल रही है। उनकी भी बिल्कुल आने की संभावना है। बिल्कुल कर पाएंगे। आप देखें कि हम पूर्व में भी हमने इम्प्लीमेंट किया और आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। मध्य प्रदेश में बदहाल होते उद्योगों में नई जान फूंकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजों की बात करें तो ढाक के 3 पाते दिखते हैं। आलम यह कि ग्वालियर में 35 करोड़ की लागत से 20 एकड़ में बना रेडीमेड गारमेंट पार्क बदहाल पड़ा है। न तो अधिकारियों के पास इसका कोई माकूल जवाब है, न व्यापारियों के पास। ग्वालियर में 35 करोड़ रुपए की लागत से हजीरा इलाके में बना रेडीमेड गारमेंट पार्क अब तक अमली जामा नहीं पहन पाया है। सरकार ने बड़े जोर शोर से पार्क की ब्रांडिंग की थी। बड़े शहरों के रेडीमेड क्लस्टर की तर्ज पर ग्वालियर की गारमेंट पार्क में भी इंडस्ट्रीज लगाने की योजना थी, जो अब तक साकार नहीं हो सकी। कारोबारी आज भी पार्क में आने से बच रहे हैं। प्लांट ले चुके व्यापारियों ने अपने प्लांट भी कैंसिल कर दिए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि पार्क में गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े और भी उत्पादों को जगह देनी चाहिए ताकि पार्क का मकसद पूरा होगा। मुझे लगता है कि अब इसके अंदर इस दिशा में हमें इस और बढ़ना पड़ेगा कि इस रेडीमेड पार्क के साथ रेडीमेड से संबंधित जितनी भी उसकी एंसेलरी यूनिट हैं उन सबको भी वहां स्थापित किया जाए, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बचेगी और वो पार्क का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को हम पूरा कर पाएंगे। साल 2012 में गारमेंट पार्क के साथ ही इंदौर में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हुई थी, जो पिछले 4 साल के अंदर फुल हो गया। जब रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में जगह नहीं बची तो गारमेंट व्यापारियों ने खुद मिलकर ही 300 नई इंडस्ट्री लगाने के लिए अरविंदो के सामने एक नया गारमेंट क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ग्वालियर के गारमेंट पार्क में महज 220 प्लॉट पर भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई। वहीं अधिकारी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। रेडीमेड गारमेंट पार्क में विगत 2 साल पहले तक तो केवल 2 यूनिट का वहाँ पे उत्पादनरत थी और पिछले 1.5-2 साल में आज की स्थिति में 14 यूनिट्स जो हैं वो उत्पादन में आ गई हैं और 15 यूनिट्स में निर्माण कार्य चल रहे हैं। गारमेंट पार्क की बदहाली के पीछे अधिकारी और व्यापारी दोनों जिम्मेदार हैं। अगर गारमेंट पार्क विकसित होता तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम होती, लेकिन अब भी सरकार की नए उद्योगों की फसल सिर्फ कागजों पर ही उग रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज विदिशा दौरे पर गए। सड़क मार्ग से शमशाबाद में ग्राम करेला पहुंचे, उसके बाद ग्राम घाटखेड़ी पहुंचे, जहां उन्हें सलामी दी गई। यहां पर 40 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के मकानों का शुभारंभ हुआ। इस दौरान इस योजना के हितग्राही आदिवासी परिवार के घर उन्होंने भोजन किया। स्थानीय लोगों का हालचाल जाना, प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ आला अफसरों समेत विधायक राजश्री सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी भी मौजूद थे। बहुत से अच्छा फॉरेस्ट है, बहुत से अच्छा। भोजन करो और मकान का उद्घाटन करो। भोजन पकाए थे, रोटी बनाई थी, ज्वार की रोटी भी बनाई। सर बहुत ही परेशानी है कि पानी की। श्रीमान राज्यपाल जी आए थे और भोजनों का कार्यक्रम रहा, कुटी दी है, उसका उद्घाटन भी किया उन्होंने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खरगोन जिले की धार्मिक नगरी महेश्वर में इंदौर, उज्जैन समेत महेश्वर की घटनाओं को लेकर संतों में नाराजगी है। इसे लेकर सकल हिंदू समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। रैली के रूप में तहसील दफ्तर पहुंचे
और सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संत उमानंद ने कहा कि संत समाज और हिंदू जागरण मंच प्रदेश में हुई इन घटनाओं को लेकर बेहद चिंतित है। कुछ लोग प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं। महेश्वर में ताजिया विसर्जन के दौरान घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। मामले में सभी कार्रवाई चाहते हैं। हिंदू समाज में असंतोष है इस बात को लेकर के कि अशांति भंग करने की कोशिश की जा रही है, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। नहीं है ना हमसे संतुष्ट, क्योंकि 151 की कार्य में लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शायर मुनव्वर राणा पर गुना सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले से एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है। गुना सिटी कोतवाली में इस एफआईआर को असल कायमी के लिए लखनऊ भेजा है। मुनव्वर राणा पर महर्षि वाल्मीकि तुलना तालिबान से करने का आरोप है, जिसके खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुनील मालवीय के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज और बीजेपी नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, उनकी गिरफ्तारी की मांग की। मुनव्वर राणा द्वारा महर्षि वाल्मीकि भगवान को एक कवि, एक लेखक कहा गया है और मुनव्वर राणा ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में तो किसी को भी देवता मान लिया जाता है। 0 पर एक एफआईआर कायम की गई है और इसको उत्तर प्रदेश भेजा गया है। ग्वालियर में बेटी के हाथों ही पति की हत्या से टूट चुकी महिला ने किले से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले महिला ने सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया। कलेक्ट्रेट में बाबू रविदत्त दुबे की 4-5 अगस्त को हत्या हुई थी। जांच में पता चला कि हत्या करने वाली उन्हीं की छोटी बेटी है, जिसमें अपने बॉयफ्रेंड दोस्त को प्यार के जाल में फांसा और उसके हाथों पिता का कत्ल करा दिया। खुलासे के बाद बेटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे वाकये से रविदत्त की पत्नी भारती बुरी तरह से टूट गई। उसने डायरी में एक सुसाइड नोट लिखकर छोड़ा और सोमवार शाम को परिवार से किला घूमने की बात कही। सभी लोग किला पहुंचे। बड़ी बेटी को लाइट एंड साउंड शो का टिकट लेने भेजा और इसके बाद किले से नीचे छलांग लगा दी। बेटी वहां पहुंची तो मां को ना पाकर पुलिस को सूचित किया। मंगलवार दोपहर को भारती का शव किले की तलहटी में पड़ा मिला है। भारती ने सुसाइड नोट में लिखा है, गरीब वृद्धाश्रम में मेरी साड़ियां दे देना, चूंकि मेरा लाडला रुद्रेश अभी छोटा है तो मेरी बेटी कृतिका, मेरे देवर जी को पूरा अधिकार होगा निर्णय लेने का। बच्चों और गुंजा मुझे माफ़ कर देना। बेटा, मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं हूँ, पर हत्यारी सलोनी ने मेरा दम, साहस और धैर्य इसकी हत्या की है। तो इस पत्र में उन्होंने अपनी पूरी व्यथा लिखी है। भैया को मेरे संग में भेज दिया था कि मैं अकेली जा रही हूँ। भैया, मेरी बच्ची आगे चली गई थी तो मैं उसको पकड़ने में लेट हो गई। मैं लौट के आई तो मम्मी मिली नहीं मुझे। मैं ढूंढ के परेशान हो गई। मम्मी बहुत दुखी थी, मेरे पापा खत्म हो गए इसीलिए वो दुखी थी। लोगों ने देखा नीचे एक डेड बॉडी डली हुई है और अभी फायर ब्रिगेड मंगा के निकाल दिया उसको। पहले महिला के साथ में महिला के पति का मर्डर हो गया था, उसी के चलते डिप्रेशन में बता रहे थे बच्चे। अभी क्लियर नहीं है, जो भी जांच के दौरान होगा। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर बेकाबू सांड ने वृद्ध महिला को घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दो अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर मिली, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों ने बेकाबू सांड को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू में किया। सांड के इस तांडव से लोग दहशत में रहे। सांड के हिंसक होने की वजह से लोग आक्रोशित भी हो गए। उन्होंने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम किया। इसकी वजह से 2 घंटे तक लोग फंसे रहे। सूचना मिलते ही बरोही थाना पुलिस पहुंची। मुश्किल से हाईवे से शव को हटवाया गया और जाम खुलवाने का प्रयास किया गया। परिजनों ने पुलिस से शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि कंट्रोल रूम में सूचना देने के बाद भी पुलिस देर से आई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।